जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 26 जुलाई 2025 और आज एक बार फिर से हम लोग 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे, बेहद ही उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि हर रोज़ की भांति हम लोग एमसीक्यूज़ के बहाने पूरे आर्टिकल को समझते हैं, तो इस सेशन में भी हम लोग वही करने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने प्रश्न जो है पहला कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में सुहानी शाह जो है इनको मैजिक का ऑस्कर जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला जादूगर बनी है, वे संबंधित है कहाँ से। आपको बताना है कि हाल ही में जो सुहानी शाह है मैजिक का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला जादूगर बनी है, वे संबंधित है। तो इसको आप याद रखिएगा, कहाँ से संबंधित है, तो वे उदयपुर से संबंधित है। जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से। तो देखिए आपको जो ये इमेज में दिखाई पड़ रही हैं ये हैं सुहानी शाह, जिनका जन्म उदयपुर राजस्थान में हुआ। इन्होंने फिज्म वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो है बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का अवार्ड जीता। यह अवार्ड जो है फिज्म के द्वारा दिया जाता है। यह मैजिशियंस के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समिट है। ठीक है। सुहानी शाह जो है ये 6 साल की उम्र में मैजिक शो करने लगी और क्लास 2 के बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। पहली भारतीय महिला जादूगर जिन्होंने यह अवार्ड जीतकर इतिहास रचा। पहले तक यह उपलब्धि जो है सिर्फ विदेशी मैजिशियंस के पास थी। उनकी कला में मेंटलिज्म, मनोविज्ञान और कहानियों का मेल है। वे 5000 से अधिक शो जो है कर चुकी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदलने में सफलता हासिल की है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदलने की सफलता हासिल की है। तो ये तो आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा देश कर सकता है भाई। तो ऐसा कर सकता है चाइना, क्योंकि वहीं लोग कुछ कुछ खाते रहता है ना। तो चाइना जो है उसने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदलने में सफलता हासिल कर ली है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। देखिए चीनी वैज्ञानिक जो है इन्होंने हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदलने की जो है सफलता पाई है, भोजन यानी कि शक्कर और प्रोटीन में। तियानजिन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस जो है यहाँ के वैज्ञानिकों ने यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने CO2 को पहले मेथनॉल या एसीटेट में बदला, फिर इसे एंजाइम या माइक्रोब्स की मदद से खाने योग्य शक्कर या एकल कोशिका प्रोटीन में जो है ट्रांसफ़र किया। यह प्रक्रिया पारंपरिक कृषि के मुकाबले कम ऊर्जा, कम भूमि और पानी की ज़रूरत पड़ती है। रिपोर्ट्स के अनुसार जो है इस प्रोटीन का उपयोग जानवरों के फीड और संभावित रूप से इंसानों के लिए भी जो है किया जा सकता है। इसकी प्रोटीन की मात्रा जो है सोयाबीन और फिश मील से भी ज़्यादा पाई गई है। यह तकनीक CO2 को खाने में बदलने वाली दुनिया की सबसे नवीनतम एवं कुशल उपलब्धियों में गिनी जा रही है, जो कि खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण के लिए गेम चेंजर मानी जा रही है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA को मंजूरी मिली है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मुक्त व्यापार समझौते को जो है मंजूरी मिली है। तो इसको आपको याद रखना है, ब्रिटेन। किसको, किस देश के मध्य, तो ब्रिटेन और भारत के मध्य। देखिए भारत और ब्रिटेन जो है इनके बीच में हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते को औपचारिक मंजूरी मिली है। 24 जुलाई 2025 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में लंदन में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। FTA का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को 2030 तक $120 बिलियन तक जो है बढ़ाना है। इस समझौते के तहत भारत की 99% एक्सपोर्ट को ब्रिटेन में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी और भारत ब्रिटिश प्रोडक्ट्स पर जो है औसतन टैरिफ 15 से घटाकर 3% करेगा। यह समझौता ब्रिटेन के लिए ब्रेक्सिट के बाद सबसे बड़ा ट्रेड डील है। भारत के लिए पिछले 10 सालों का सबसे महत्वपूर्ण समझौता है ये। ब्रिटेन से आयात के लिए व्हिस्की, इलेक्ट्रिक वाहन, हेल्थ केयर डिवाइसेज आदि पर टैरिफ घटेगा। टेक्सटाइल, दवाओं और एग्रीकल्चर में भारत को जो है फ़ायदा मिलेगा।
दोनों देशों के बीच यह एफटीए जो है वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत ईयू के संबंधों को नई ऊंचाई देगा और रोजगार व निवेश को बढ़ावा देगा। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर महिलाओं के लिए 1% स्टाम्प ड्यूटी में छूट को मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर महिलाओं के लिए 1% स्टाम्प ड्यूटी में छूटी को मंजूरी दी है? तो इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। कौन सी सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसने महिलाओं के नाम 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% छूट को मंजूरी दी है। यह छूट शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगी। पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति तक सीमित थी, अब सीमा बढ़ाकर के 1 करोड़ कर दी गई है। इसका मकसद क्या है? तो इसका मुख्य मकसद है महिला सशक्तिकरण बढ़ाना और संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इससे मध्यम वर्ग की महिलाओं को सीधा लाभ अधिकतम 1 लाख रुपए तक की जो है बचत होगी। यूपी सरकार का मिशन शक्ति प्रोग्राम महिला स्वावलंबन के लिए प्रमुख कदम है। अन्य राज्यों में इतनी बड़ी छूट जो है नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना है। आज के अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो आज का अगला प्रश्न है कि जोग्राफेटस मैथ्यूई नामक तितली की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? जोग्राफेटस मैथ्यूई नामक एक तितली है, इसकी नई प्रजाति की खोज जो है किस राज्य में की गई है? तो इसको याद रखिएगा, केरल में। ठीक है, कहाँ पे? केरल में। देखिए केरल जो है जोग्राफेटस मैथ्यूई तितली जो है इसकी नई प्रजाति केरल के पश्चिमी घाट में वैज्ञानिकों ने खोजी है। यह तितली केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है और जो है स्कीपर परिवार से संबंधित है। किससे? स्कीपर परिवार से संबंधित है। इसकी खोज मुख्य रूप से ट्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी जो है तिरुवनंतपुरम और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किया है। इसकी खोज नाम जो है भारतीय कीट विज्ञानी जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। पहचान जो है पंखों के पास पैटर्न व शरीर की संरचना के आधार पर की गई। पहले इसे जोग्राफेटस ओजिजिया समझा जा रहा था। यह भारत में जोग्राफेटस वंश की 5वीं और विश्व में 15वीं ज्ञात प्रजाति है। सह्याद्री स्पॉटेड फिल्टर इसका जो है सामान्य नाम है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस देश में शुरू की गई है? हाल ही में सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना जो है किस देश में शुरू की गई है? तो इसको याद रखिएगा, भारत में। कहाँ पर? भारत में। देखिए भारत जो है इसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू किया है। यह योजना जो है प्राथमिक कृषि साख समितियों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज की आधुनिक भंडारण क्षमता को जो है बढ़ाने के लिए है। योजना का उद्देश्य है कटाई के बाद अनाज के नुकसान को कम करना, किसानों को बेहतर कीमत दिलाना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। 11 राज्यों में शुरुआती चरण में 11 पैक्स में गोदाम बनाकर काम शुरू हो चुका है। 500 से अधिक पैक्स को गोदाम निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है। भारत सरकार ने 2925 करोड़ से अधिक राशि इस योजना के लिए मंजूर की है, जिसमें पैक्स के डिजिटलीकरण और मॉडर्नाइजेशन को भी शामिल किया गया है। यह पहल जो है भारत के ग्रामीण कृषि बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव मानी जा रही है एवं नाबार्ड राज्य सरकारों का सहयोग भी इसमें शामिल है। इस योजना से भारत में जो है किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र की लॉजिस्टिक जो है बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जुलाई 2025 में जो है किस राज्य ने खनन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू किया है? जुलाई 2025 में किस राज्य ने खनन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू किया है? तो इसको याद रखिएगा, झारखंड सरकार ने। किसने? झारखंड ने। देखिए जुलाई 2025 में जो है झारखंड सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन जो है पहल शुरू किया है। यह परियोजना खनिज विरासत को पर्यटन के माध्यम से दिखाने और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए है। इसे झारखंड सरकार और सेंट्रल कोलफील्ड्स जो है लिमिटेड इसकी साझेदारी में चलाया जा रहा है। परियोजना में खदान के अंदर मार्गदर्शित पर्यटन और सांस्कृतिक अनुभव शामिल होंगे।
पहले से पर्यटकों को खनन प्रक्रिया का ज्ञान मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। झारखंड जो है देश का लगभग 40% खनिज संसाधन रखता है, इसलिए यह खनन पर्यटन के लिए उपयुक्त राज्य है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के पास विश्व के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि है। वर्तमान में भारत के पास विश्व के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि है, तो याद रखिएगा 11%। कितना? 11%। देखिए, भारत में जो है कुल भूमि का लगभग 11% भाग कृषि योग्य भूमि है। कृषि भूमि कुल क्षेत्र का 50 से 55% होती है, जिसमें औसत कृषि योग्य भूमि लगभग 11% आती है। कृषि योग्य भूमि का उच्चतम उपयोग जो है खाद्यान्न उत्पादन के लिए होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में 11% कृषि योग्य भूमि से देश का 22 से 23% जो है खाद्यान्न उत्पादन होता है। यह प्रतिशत विश्व के अन्य बड़े कृषि देशों के मुकाबले औसत स्तर पर है। अमेरिका और ब्राज़ील जो है यहाँ पे कृषि योग्य भूमि की मात्रा ज़्यादा है। कृषि योग्य भूमि की कुशलता बढ़ाने के लिए भारत में डिजिटल तकनीक और नीति सुधारों पर जोर दिया जा रहा है। कृषि भूमि की कमी के कारण शहरीकरण, खनन और जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्र की चुनौतियां हैं, जिसे निपटने की रणनीतियां जो है विकसित हो रही है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारत सरकार जो है इसने हाल ही में कितने OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो है प्रतिबंध लगाया है। भारत सरकार जो है इसने कितने OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो है प्रतिबंध लगाया है, तो इसको आपको याद रखना है कि टोटल 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो है प्रतिबंध लगाया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, देखिए, सरकार जो है इसने हाल ही में 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो है प्रतिबंध लगाया है। ये निर्णय आपत्तिजनक, अश्लील और अशिष्ट कंटेंट को रोकने के लिए लिया गया है। प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म में उल्लू, ठीक है, ALT बालाजी, देसी फ्लिक्स जैसे कई नाम शामिल हैं। यह कार्रवाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कई अन्य मंत्रालयों और विशेषज्ञों की सलाह से की है। प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और 2021 के नियमों के तहत लागू किया गया। इस मौके पर सरकार ने बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील दृश्य और अभद्र भाषा का अधिक प्रचार था। पिछले वर्षों में भी भारत ने डिजिटल कंटेंट के नियंत्रण के लिए कई बार कदम उठाए हैं, जिससे सार्वजनिक हित की रक्षा हो सके। आज का अगला और आखिरी प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि 23 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की कौन सी जयंती जो है मनाई गई। आपको याद रखना है कि 23 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं इनकी कौन सी जयंती मनाई गई। तो आपको याद रखना है 119वीं जयंती। कौन सी? 119वीं जयंती जो है मनाई गई है। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है 23 जुलाई 1906 को हुआ था। 2025 में उनकी 119वीं जयंती मनाई गई। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिनका नाम साहस और बलिदान के लिए मशहूर है। जयंती पर देश भर में यादगार कार्यक्रमों, श्रद्धांजलि और वीरता की कहानियां साझा की जाती है। प्रयागराज में 21 गन शॉट की सलामी और राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ उनका सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैंने भी बहुत बेहतर तरीके से प्रयास किया आपको समझाने का। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हेल्पफुल हो तो दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इसका जो है पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।